आजकल हर तरफ डेटा 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 की बातें हो रही हैं, लेकिन भाई इस डेटा का असल में मतलब क्या है? चलें, आज डेटा एनालिटिक्स की दुनिया में उतरते हैं। ये एक ऐसी फील्ड है जो सिर्फ नंबर्स को बड़े बड़े फैसलों में बदल देती है, और देखते हैं कि इसमें एक जबरदस्त करियर कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर हर कोई डेटा के बारे में इतनी बात कर क्यों रहा है? इसका जवाब ही दरअसल इस पूरी फील्ड की अहमियत को समझने की चाबी है। और जवाब है डेटा का बेतहाशा फैलाव। जैसा कि फोर्ब्स ने कहा था, डेटा मुसलसल मजीद डेटा को जन्म देता है। मतलब ये कि हम मालूमात के एक ऐसे समंदर में रह रहे हैं जो हर सेकंड बड़ा हो रहा है, और इस समंदर में न जाने कितने ही मौके छुपे हैं, बस उन्हें ढूंढने की देर है। और डेटा का यही फैलाव हमें हमारे पहले सेक्शन की तरफ लाता है। आइए समझते हैं कि आज की दुनिया में डेटा एनालिटिक्स इतना अहम क्यों हो गया है और ये कंपनियों को दूसरों से आगे निकलने में कैसे मदद देता है। देखें, आज की दुनिया में वही बिजनेसेस आगे हैं जो डेटा को अपना गाइड बनाते हैं। वो उससे नए मौके ढूंढने और भीड़ से अलग खड़े होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए तो उन्हें ऐसे माहिरीन की जरूरत है जो इस खाम डेटा को एक्शनेबल स्ट्रैटेजी में बदल सकें, और यहीं से डेटा एनालिस्ट की डिमांड पैदा होती है। तो डेटा की इस दुनिया में कौन कौन से अहम खिलाड़ी हैं? चलिए उन किरदारी किरदारों से मिलते हैं जो मिलकर डेटा को कारआमद बनाते हैं, ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए कि किसका क्या काम है। सबसे पहले हैं डेटा इंजीनियर। आप इन्हें मेमार या आर्किटेक्ट समझ लें। इनका काम है डेटा के लिए पाइपलाइंस और स्ट्रक्चर बनाना, ताकि खाम डेटा तज्जिए के लिए साफ सुथरा और काबिल इस्तेमाल हालत में दस्तयाब हो। ये पूरी इमारत की बुनियाद रखते हैं। फिर आते हैं डेटा एनालिस्ट। ये हैं मुतरजम यानी ट्रांसलेटर। इनका काम है डेटा और नंबर्स की पेचीदा ज़बान को आसान कहानियों में बदलना, ताकि बिजनेस लीडर्स आसानी से फैसले कर सकें। ये वो हैं जो डेटा की कहानी सुनाते हैं। और आखिर में हैं डेटा साइंटिस्ट। ये मुस्तकबिल शनास यानी फ्यूचरिस्ट हैं। ये डेटा का इस्तेमाल करके ऐसे मॉडल्स बनाते हैं जो पेशगोई करते हैं, मतलब ये बताते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होने का इम्कान है। तो अगर इन तीनों किरदारों को एक साथ देखें ना, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बहुत ही सादा लफ्ज़ों में, इंजीनियर डेटा को काबिल इस्तेमाल बनाता है, एनालिस्ट इस डेटा से माजी और हाल की कहानी निकालता है, और साइंटिस्ट इसी डेटा की बुनियाद पर मुस्तकबिल की पेशगोई करता है। अच्छा, तो अब जबकि हमें ये मालूम हो गया है कि कौन क्या करता है, आइए ख़ास तौर पे डेटा एनालिस्ट के काम पर फोकस करते हैं। उनका रोज़मर्रा का सफ़र कैसा होता है और वो किसी भी मसले को हल करने के लिए कौन से कदम उठाते हैं। तज्जिए की बुनियादी तौर पर 4 किस्में हैं। सबसे पहले वजाहती, यानी ये बताना कि क्या हुआ। फिर आती है तशखीसी, यानी ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद है पेशगोई पर मबनी, यानी आगे क्या होगा। और सबसे आखिर में तजवीज़ी, यानी अब हमें क्या करना चाहिए। हर कदम हमें माजी को समझने से मुस्तकबिल को बनाने की तरफ ले जाता है। एक एनालिस्ट का काम एक मुनज़्ज़म प्रोसेस के तहत होता है। ये सफ़र 5 मराहिलों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले मसले को समझना, फिर उससे मुतालिक डेटा इकट्ठा करना, उसके बाद उसे साफ सुथरा करना, फिर उसका तज्जिया करके पैटर्न्स तलाश करना, और आखिर में अपनी सारी मेहनत को एक ज़बरदस्त कहानी की शक्ल में पेश करना। अब जब हम प्रोसेस को समझ चुके हैं, तो सवाल ये है कि भाई ये सब काम करने के लिए कौन सी महारतें और टूल्स चाहिए। चलें एक कामयाब एनालिस्ट के टूल किट पर एक नज़र डालते हैं। एक अच्छे एनालिस्ट को 2 तरह की स्किल्स चाहिए। एक तरफ है टेक्निकल स्किल्स, जैसे कि SQL, पाइथन और टैब्लो, ये तो बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन दूसरी तरफ हैं सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि कहानी सुनाना, अच्छी कम्युनिकेशन और तजस्सुस। और सच पूछें तो यही वो चीज़ें हैं जो एक अच्छे एनालिस्ट को एक बेहतरीन एनालिस्ट बनाती हैं। और ये बात कितनी ज़बरदस्त है। जैसा कि एक डेटा प्रोफेशनल ने कहा, सबसे बढ़कर तजस्सुस ही डेटा एनालिसिस का दिल है, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, नए जावियों से नहीं सोचेंगे, तब तक डेटा अपनी असल कहानी नहीं बताएगा। एक एनालिस्ट के टूल बॉक्स में बहुत कुछ होता है। बुनियादी कामों के लिए एक्सेल जैसी स्प्रेडशीट्स, डेटाबेस से बात करने के लिए SQL, गहरे तज्जिए के लिए पाइथन या R जैसी ज़बानें, और फिर टैब्लू जैसे टूल्स जो डेटा को खूबसूरत और समझ आने वाली तस्वीरों में बदल देते हैं। और हाँ, बहुत बड़े डेटा सेट्स के लिए हडूप और स्पार्क जैसे टूल्स भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये सब सीखने के बाद कैरियर कैसा दिखता है? चलिए आखिरी हिस्से में देखते हैं कि इस फील्ड में आगे बढ़ने के क्या मौके हैं और जॉब मार्केट की सूरत हाल क्या है। सीधी और साफ बात यह है कि मार्केट में माहिर डेटा एनालिस्ट्स की शदीद कमी है। मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम। इसका नतीजा ये है कि ये एक ऐसा पेशा है जिसमें ना सिर्फ अच्छी तनख्वाह मिलती है, बल्कि नौकरी के मौके भी बहुत ज़्यादा हैं।
और इस मौके का अंदाजा आप इस चार्ट से लगा सकते हैं। आलमी बिग डेटा एनालिटिक्स मार्केट 2018 में 37 अरब डॉलर की थी और अंदाजा है कि 2027 तक ये 105 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। ये वाकई एक बहुत बड़ी ग्रोथ है। कैरियर के रास्ते भी बहुत दिलचस्प हैं। शुरुआत एक जूनियर एनालिस्ट के तौर पर होती है और फिर आप सीनियर, लीड या प्रिंसिपल एनालिस्ट बन सकते हैं, या फिर आप अपनी सिमत बदलकर डाटा साइंस, डाटा इंजीनियरिंग या फिर मार्केटिंग एनालिस्ट जैसी किसी खास फील्ड में भी जा सकते हैं। तो इस सब के बाद सवाल यही बनता है, क्या अब वक्त आ गया है कि डेटा में छुपी हुई कहानियों को तलाश किया जाए? क्योंकि इस फील्ड में इम्कानात की कोई हद नहीं और ये कहानी तो अभी सिर्फ शुरू हुई है। तो आज हम बात करने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स पर। लेकिन इससे पहले कि आप सोचें कि ये कोई खुश्क, बोरिंग टॉपिक है जो सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स के बारे में है, जरा एक सूरत-ए-हाल तसव्वुर करें। फर्ज करें आप एक बहुत बड़ी बिजली फराहम करने वाली कंपनी चलाते हैं और अचानक लाखों सारिफीन की तरफ से शिकायतों का तूफान आ जाता है कि उनके बिल आसमान से बातें कर रहे हैं, आपकी साख दांव पर लगी है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि मसला कहाँ है। और इस मसले का जवाब लाखों, शायद करोड़ों डेटा पॉइंट्स के एक समंदर में कहीं छुपा हुआ है। अब सवाल ये है कि इस समंदर में से वो एक मोती कैसे निकाला जाए जो आपको असल वजह बता सके। यही वो चैलेंज है जिसका सामना एक डेटा एनालिस्ट करता है। बिल्कुल, तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम एक हकीकी कहानी के जरिए ये जानेंगे कि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, उस फील्ड में कामयाबी के लिए किन औजारों और सलाहियतों की जरूरत है, और ये सब अमली तौर पर कैसा नजर आता है। हमारे पास जो मवाद है वो एक जामे कोर्स पर मबनी है जो इस शोबे का मुकम्मल अहाता करता है। तो चलें इस गुत्थी को सुलझाते हैं, ठीक है? तो जब हम इस तरह के किसी बड़े मसले को हल करने की बात करते हैं तो ये किसी एक शख्स का काम नहीं लगता, यकीनन एक पूरी टीम होती होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये एक टीम का खेल है और इस टीम में मुख्तलिफ किरदार होते हैं जिनके काम अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसको समझने का बेहतरीन तरीका एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की मिसाल है। दिलचस्प, चलें इस मिसाल से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होते हैं डेटा इंजीनियर्स। डेटा इंजीनियर्स, जी। आप इन्हें समझें कि ये फोरेंसिक टीम की तरह हैं। उनका काम है क्राइम सीन पर पहुंचकर हर किस्म के सबूत इकट्ठे करना, जैसे फिंगरप्रिंट्स, डीएनए वगैरह। वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि तमाम सबूत महफूज रहें, उनमें कोई मिलावट ना हो और वो तज्जिये के लिए तैयार हों। अच्छा। इसी तरह डेटा इंजीनियर्स मुख्तलिफ ज़राए से वो डेटा इकट्ठा करते हैं जो अपनी असली गैर मुनज़्ज़म शक्ल में होता है, जिसे हम रॉ डेटा कहते हैं, और उसे साफ सुथरा करके एक जगह जमा कर देते हैं। तो ये बुनियाद फराहम करते हैं। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आते हैं डेटा एनालिस्ट्स। ये हैं केस के जासूस या डिटेक्टिव। डिटेक्टिव, ठीक है। जी, फोरेंसिक टीम के जमा किए हुए सबूतों को इस्तेमाल करके ये जासूस माजी का जायजा लेते हैं। वो टाइमलाइन बनाते हैं, ये समझते हैं कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था। वो डेटा में पैटर्न्स ढूंढकर कहानी को जोड़ते हैं। अच्छा, एक मिनट, ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा मैंने डेटा साइंटिस्ट्स के बारे में सुना है। अगर एनालिस्ट माजी का तज्जिया कर रहा है तो फिर साइंटिस्ट क्या करता है? उन दोनों के दरमियान असल फर्क क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अमली तौर पर उनके किरदार में अक्सर थोड़ा बहुत ओवरलैप होता है, लेकिन बुनियादी फर्क ये है कि डेटा एनालिस्ट माजी पर तवज्जो मरकूज करता है, जबकि डेटा साइंटिस्ट मुस्तकबिल की पेशीन गोई करता है। मुस्तकबिल की? जी, हमारी क्राइम सीन वाली मिसाल में डेटा साइंटिस्ट वो प्रोफाइलर है जो तमाम सबूतों और मुजरिम के रवैये का तज्जिया करके ये बताता है कि इसका अगला कदम क्या हो सकता है। वो मशीन लर्निंग मॉडल्स इस्तेमाल करके इम्कानात की दुनिया में काम करता है, जैसे कि अगले महीने कितने ग्राहक हमारी सर्विस छोड़ सकते हैं। ये बात समझ आती है। तो डिटेक्टिव यानी एनालिस्ट माजी को जोड़ता है और प्रोफाइलर यानी साइंटिस्ट मुस्तकबिल की पेशीनगोई करता है। इस टीम में चौथा किरदार कौन है? आखिरी और अहम किरदार है बिजनेस एनालिस्ट का। ये डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या वकील की तरह हैं। अच्छा। वो जासूस और प्रोफाइलर की तमाम मालूमात और तज्जिए को लेकर एक मजबूत केस बनाते हैं और उसे जूरी यानी कंपनी की मैनेजमेंट के सामने पेश करते हैं। वो बताते हैं कि इस सारे तज्जिए का कारोबार के लिए क्या मतलब है और हमें क्या ठोस इकदामात करने चाहिए।
वाह, ये मिसाल तो वाकई बहुत कारआमद है। इससे पूरी तस्वीर वाज़ेह हो जाती है कि ये सब किरदार मिलकर कैसे एक मकसद हासिल करते हैं। ठीक है, तो अब जबकि हमने किरदारों को समझ लिया है, चलें अपनी इस बिजली के बिल वाली पुरअसरार कहानी पर वापस आते हैं। हमारे पास भारत की एक पावर यूटिलिटी कंपनी की एक हकीकी मिसाल है। इसमें एक डेटा एनालिस्ट ने ये सब कुछ अमली तौर पर कैसे किया? जी, ये कहानी इस पूरे अमल को समझने के लिए बेहतरीन है। शिवाराम जिलाडी नामी एक डेटा एनालिस्ट को ये मिशन सौंपा गया कि वो इन हजारों शिकायतों की तह तक पहुंचे। उन्होंने सीधा डेटा में गौता लगाने की बजाय पहले कुछ सवालात कायम किए, जिन्हें हम मफरूज़े या हाइपोथेसिस कहते हैं। किस किस्म के सवालात? मतलब कहाँ से शुरू किया उन्होंने? इन्होंने सोचा, क्या ये मसला किसी खास जोग्राफियाई इलाके तक महदूद है? क्या ये शिकायतें नए सारिफिन की तरफ से आ रही हैं या पुराने? क्या एक ही सारिफ बार बार शिकायत कर रहा है, या शायद उन सारिफिन के बिल ज़्यादा आ रहे हैं जो एक खास हद से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं? उन सवालात ने उन्हें एक सिमत फराहम की। तो उन्होंने एक नक्शा बना लिया कि उन्हें क्या क्या तलाश करना है। उसके बाद यकीनन डेटा इकट्ठा करने का मरहला आया होगा। बिल्कुल। उन्होंने 3 बड़े डेटा सेट्स इकट्ठे किए। सारिफिन की शिकायतों का रिकॉर्ड, उनकी बुनियादी मालूमात जैसे कि वो कब से गाहक हैं, और उनका बिलिंग डेटा। जब उन्होंने इन सबको मिलाकर तज्जिए शुरू किया तो पहली कड़ी मिली। शिकायत वाकई कुछ मखसूस इलाकों में बहुत ज्यादा थीं। फिर दूसरी कड़ी मिली। 95% से ज्यादा शिकायत करने वाले सारिफिन 7 साल से ज्यादा पुराने थे। अच्छा, तो वो पुराने सारिफिन थे जो कुछ खास इलाकों में रहते थे। लेकिन ये अब भी असल वजह नहीं बताता, है ना? वो आहा लम्हा कब आया? वो कौन से दरियाफ्त थी जिसने सारा मौमा हल कर दिया? असल राज एक ऐसी तफसील में छुपा था जिस पर शायद किसी की नजर न जाती। सेवाराम ने सोचा कि क्यों ना बिजली के मीटरों का डेटा देखा जाए। जब उन्होंने शिकायत करने वाले तमाम सारिफिन के मीटरों के सीरियल नंबर्स का डेटा निकाला और उसका तज्जिया किया, तो जवाब बिल्कुल साफ था। क्या था जवाब? तमाम शिकायत वाले मीटर्स एक ही सप्लायर की तरफ से फराहम करदा एक ही बैच से ताल्लुक रखते थे। मसला न बिलिंग सिस्टम में था, न सारिफिन की बिजली के इस्तेमाल में, बल्कि एक मखसूस बैच के नाकिस मीटरों में था जो वक्त के साथ गलत रीडिंग देने लगे थे। कमाल की जासूसी है। लेकिन ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि अगर उन्हें ये मीटर वाले बैच की तफसील ना मिलती तो क्या होता? क्या ऐसा भी होता है कि एक एनालिस्ट इतनी मेहनत करे और आखिर में कोई ठोस जवाब ना मिले? बिल्कुल होता है, और अक्सर होता है। डेटा हमेशा साफ सुथरी कहानी नहीं सुनाता। कभी कभी जवाब नहीं मिलता या नतायज गैर वाज़ेह होते हैं। लेकिन एक अच्छे एनालिस्ट की यही पहचान है कि वो हिम्मत नहीं हारता और मुख्तलिफ ज़ावियों से सवालात पूछता रहता है। सीवाराम की कामयाबी इस बात में थी कि उन्होंने तजस्सुस का दामन नहीं छोड़ा। सीवाराम की ये कहानी दरअसल डेटा के तज्जिए के एक म्यारी अमल को जाहिर करती है। तो ये अमल कदम ब कदम कैसा लगता है? जी, इसके 6 बुनियादी मराहिल हैं। पहला मरहला है मसले को समझना, यानी वाज़ेह तौर पर ये जानना कि हम हल क्या करना चाहते हैं। जैसे सीवाराम का मकसद बिल्कुल वाज़ेह था, ज्यादा बिलों की वजह मालूम करना। मकसद वाज़ेह होने के बाद जैसा कि सीवाराम ने किया, डेटा इकट्ठा किया जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हम सीधा तज्जिया शुरू कर देते हैं? नहीं, और यही वो जगह है जहां अक्सर लोग गलती करते हैं। तीसरा और शायद सबसे अहम मरहला है डेटा की सफाई या डेटा क्लीनिंग। तो ये नौकरी का वो हिस्सा है जो ज्यादा दिलचस्प नहीं लगता, ठीक है? जैसे खाना पकाने से पहले सब्जियों को धोने और काटने का काम। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि एक एनालिस्ट का ज्यादातर वक्त इसी काम में गुजरता है? आपने बिल्कुल सही समझा। ये काम ग्लैमरस नहीं है, लेकिन इसके बगैर सब कुछ बेकार है। इसमें डेटा से गलतियां निकालना, नामुकम्मल मालूमात को ठीक करना और ऐसी चीज़ों को हटाना शामिल है जो वाज़ेह तौर पर गलत हैं, जैसे किसी सारिफ की उम्र 150 साल लिखी हो। यहाँ एक बहुत मशहूर कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट मतलब अगर आप सिस्टम में कचरा डालेंगे तो हाँ, तो बाहर भी कचरा ही निकलेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो एक बार जब डेटा साफ सुथरा हो जाए तब असल जादू शुरू होता है। जी हाँ। चौथा मरहला है तज्जिया और माइनिंग, जहां आप पैटर्न्स और रुझानात तलाश करते हैं।
पांचवा मरहला नताइज की तशरीह है, यानी ये समझना कि इन पैटर्न्स का असल मतलब क्या है। और आखिरी छठा मरहला है नताइज पेश करना। और ये आखिरी मरहला भी बहुत अहम लगता है, क्योंकि अगर आप अपने नताइज को सही तरीके से समझा नहीं पाए तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। बिल्कुल, इसे डेटा के साथ कहानी सुनाना या स्टोरी टेलिंग विद डेटा कहते हैं। आपको अपनी तकनीकी दरियाफ्तों को एक ऐसी सादा और कायल करने वाली कहानी में बदलना होता है जिसे कंपनी के सरबराहान आसानी से समझ सकें और उसकी बुनियाद पर कोई फैसला कर सकें। तो अगर कोई शिवराम जैसा डेटा डिटेक्टिव बनना चाहे तो उसे किन महारतों की जरूरत होगी? क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग का खेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। महारतों को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला हिस्सा यकीनन तकनीकी महारतों का है। इसमें स्प्रेडशीट्स जैसे एक्सेल पर अच्छी गिरफ्त, डेटाबेस से सवालात पूछने के लिए एसक्यूएल ज़बान, कम से कम एक प्रोग्रामिंग ज़बान जैसे पाइथन या आर, और अपने नताइज को खूबसूरती से पेश करने के लिए टैब्ल्यू या पावर बीआई जैसे टूल्स शामिल हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल डेटाबेस से सवालात पूछने के लिए है। इसको थोड़ा और आसान अल्फाज में समझा सकते हैं कि ये इतना अहम क्यों है? जरूर। तसव्वुर करें कि एक कंपनी का सारा डेटा एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें लाखों किताबें हैं। एसक्यूएल वो वाहिद ज़बान है जो इस लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन समझता है। अच्छा, अगर आपको एसक्यूएल नहीं आती तो आप लाइब्रेरियन से सही किताबें मांग ही नहीं सकते ताकि आप उन्हें पढ़ सकें। ये डेटा तक पहुंचने का गेटवे है। बेहतरीन मिसाल है। तकनीकी महारतों के बाद दूसरा हिस्सा कौन सा है? दूसरा हिस्सा फंक्शनल महारतों का है। इसमें शुमारियात यानी स्टैटिस्टिक्स का बुनियादी इल्म शामिल है ताकि आप डेटा को सही तरीके से समझ सकें और साथ ही तज्जियाती और मसला हल करने की गहरी सोच। लेकिन जो तीसरा हिस्सा है वो अक्सर एक अच्छे और बेहतरीन एनालिस्ट के दरमियान फ़र्क पैदा करता है। और वो क्या है? वो है सॉफ्ट स्किल्स, और इनमें सबसे अहम, जैसा कि हमारे ज़राए भी बार बार जोर देते हैं, वो है तजस्सुस, क्यूरियोसिटी, नए सवालात पूछने की भूख, ये मानने से इनकार करना कि चीज़ें बस ऐसे ही हैं, और हर चीज़ की तह तक पहुंचने की ख्वाहिश। सही। सीवाराम की कामयाबी की वजह कोई फैंसी टूल नहीं था, बल्कि उनका तजस्सुस था जिसने उन्हें मीटर के सीरियल नंबर्स तक पहुंचाया। बात तो सही है। इसके अलावा और कौन सी सॉफ्ट स्किल्स अहम है? दूसरी अहम महारत कम्युनिकेशन और कहानी सुनाना है। जैसा हमने पहले बात की, आप दुनिया का बेहतरीन तज्जिया कर लें, लेकिन अगर आप उसे एक सादा कहानी की शक्ल में पेश नहीं कर सकते तो वो बेमानी है। और आखिर में तफसील पर तवज्जो, अटेंशन टू डिटेल। सीवाराम के मिसाल में हमने देखा कि जवाब एक छोटी सी तफसील में छुपा था। अक्सर डेटा की दुनिया में शैतान तफसीलात में ही छुपा होता है। तो आज की इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये निकलता है कि डेटा एनालिटिक्स सिर्फ तकनीकी महारतों या टूल्स का नाम नहीं है। ये दरअसल एक ज़हनियत है, तजस्सुस, मसला हल करने की सलाहियत और कहानी सुनाने का फ़न। ये माजी के डेटा में छुपे हुए राजों से पर्दा उठाकर मुस्तकबिल के लिए बेहतर और बाखबर फैसले करने में मदद करता है। बिल्कुल, और ये शोबा हर गुजरते दिन के साथ मजीद अहम होता जा रहा है। आज डेटा हर जगह है, हमारे फ़ोन से लेकर हमारी गाड़ियों तक, हमारी सेहत के रिकॉर्ड से लेकर हमारी ख़रीदारी की आदत तक। ये हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को मुतासिर कर रहा है और मुस्तकबिल में इसका असर सिर्फ बढ़ेगा। और यहीं पर एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। जब कंपनियां और हुकूमतें हमारे डेटा का इस कदर गहराई से तज्जिया कर सकती हैं और हमारी आदत और रवैयों के बारे में हमसे ज़्यादा जान सकती हैं, तो एक फ़र्द के तौर पर हमें अपनी ज़ाती मालूमात की राजदारी यानी डेटा प्राइवेसी और इसके इस्तेमाल के बारे में कितना बाखबर और मोहतात रहना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में मज़ीद अहम होता जाएगा। मुबाहिसे में खुशामदीद। आज हम जिस मवाद पर बात कर रहे हैं वो डेटा तज्जियाकारी यानी डेटा एनालिटिक्स की दुनिया का एक गहरा जायजा पेश करता है। आजकल कंपनियां अपने बड़े फैसलों के लिए डेटा पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रही हैं और इसी वजह से इस फील्ड की अहमियत और इसमें माहिर लोगों की मांग बहुत बढ़ गई है। और ये मवाद उन तमाम महारतों की निशानदेही करता है जो एक तज्जियाकार के लिए ज़रूरी हैं। इसमें तकनीकी सलाहियतें भी हैं जैसे एसक्यूएल और प्रोग्रामिंग, और नरम महारतें भी जैसे कहानी सुनाना और मुअस्सर इब्लाग।
تو اس سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جسے ہم آج کی گفتگو کا مرکز بنائیں گے. ایک کامیاب ڈیٹا تجزیہ کار بننے کے لیے کیا زیادہ اہم ہے؟ بالکل، لیکن ہم اس سوال کو تھوڑا اور گہرا کریں گے. بحث صرف یہ نہیں کہ کون سی مہارت اہم ہے، بلکہ یہ ہے کہ ایک تجزیہ کار کے کریئر میں کس مرحلے پر کون سی مہارت اس کی کامیابی کا تعین کرتی ہے. میرا موقف یہ ہے کہ اپنے کریئر کے آغاز میں ایک تجزیہ کار کی بقا اور اس کی ساکھ قائم کرنے کے لیے تکنیکی مہارتیں ہی سب کچھ ہیں. یہ وہ بنیاد ہے جس کے بغیر عمارت کھڑی ہی نہیں ہو سکتی. جبکہ میں یہ دلیل دوں گا کہ کریئر میں آگے بڑھنے، قیادت کرنے اور حقیقی کاروباری اثر ڈالنے کے لیے نرم مہارتیں فیصلہ کن ہوتی ہیں. تکنیکی مہارتیں آپ کو نوکری دلا سکتی ہیں، لیکن نرم مہارتیں ہی آپ کو ترقی دلاتی ہیں اور آپ کو ایک محض تجزیہ کار سے ایک اسٹریٹجک پارٹنر بناتی ہیں. دیکھیں، میرے نزدیک یہ بحث بہت سیدھی ہے. یوں سمجھیں کہ ایک ڈیٹا تجزیہ کار ایک شیف کی طرح ہے. آپ دنیا کی سب سے تخلیقی شیف ہو سکتی ہیں، آپ کے ذہن میں پکوانوں کے شاندار آئیڈیاز ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو چھری چلانے جیسی بنیادی ٹیکنیک نہیں آتی، اگر آپ کو اجزاء کو صحیح درجہ حرارت پر پکانا نہیں آتا، تو آپ کے تمام آئیڈیاز بیکار ہیں. آپ کچن میں پہلا قدم ہی نہیں رکھ سکتی. ڈیٹا تجزیہ کاری میں یہی مقام ٹیکنیکل مہارتوں کا ہے. مواد بار بار SQL، پائتھون، پاور BI اور ٹیبلو جیسے ٹولز کی اہمیت پر زور دیتا ہے. ایک ماہر کا قول ہے کہ کسی بھی نئے ڈیٹا تجزیہ کار کے لیے سب سے اہم ٹیکنیکل مہارت SQL ہے. یہ ٹھوس، قابل پیمائش مہارتیں ہیں جو آپ کو ڈیٹا تک رسائی، اسے صاف کرنے اور اس کا تجزیہ کرنے کے قابل بناتی ہیں. ان کے بغیر آپ کے پاس سنانے کے لیے سچ پوچھیں تو کوئی کہانی ہی نہیں ہوگی. آپ کی مثال دلچسپ ہے، لیکن میں اس مسئلے کو ایک وکیل کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں. ایک وکیل کو قانون کی ہر کتاب، ہر ضابطہ ازبر ہو سکتا ہے. یہ اس کی تکنیکی مہارت ہے. لیکن اگر وہ عدالت میں جج اور جوری کے سامنے ایک مجبور کر دینے والی کہانی نہیں بنا سکتا، اگر وہ حقائق کو جوڑ کر ایک مؤثر بیانیہ تشکیل نہیں دے سکتا، تو وہ اپنا کیس ہار جائے گا. ڈیٹا کی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے. تکنیکی مہارتیں آپ کو حقائق یعنی ڈیٹا تک پہنچا دیتی ہیں، لیکن نرم مہارتیں جیسے کہانی سنانا، تجسس اور سٹیک ہولڈرز کو قائل کرنا ان حقائق کو ایک ایسی بصیرت میں بدلتی ہیں جس پر عمل کیا جا سکے. مواد خود کہتا ہے کہ آپ کی کامیابی کا کلیدی فرق نرم مہارتوں سے آئے گا. تجسس کو ڈیٹا تجزیہ کاری کا دل کہا گیا ہے. تجزیے کا عمل ایک کاروباری مسئلے کو سمجھنے سے شروع ہوتا ہے اور نتائج کو پیش کرنے پر ختم ہوتا ہے. یہ دونوں سرے بنیادی طور پر نرم مہارتوں سے جڑے ہیں. لیکن اس عمل کا آغاز ہی تکنیکی بنیاد پر ہوتا ہے. آپ مسئلے کو سمجھنے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ڈیٹا بیس سے ڈیٹا نکال ہی نہیں سکتے ہیں تو آپ سمجھیں گی کیا؟ مواد میں بتایا گیا ہے کہ پورا ڈیٹا ماحول ایک ڈیٹا انجینئر سے شروع ہوتا ہے. یہ ایک ایسا کردار ہے جو مکمل طور پر تکنیکی ہے. وہ ڈیٹا پائپ لائنز اور آرکیٹیکچر بناتے ہیں تاکہ ڈیٹا قابل استعمال ہو. اس کے بغیر تجزیہ کار بے بس ہے. تو کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ ایک نئے تجزیہ کار کے لیے سب سے پہلی اور سب سے اہم رکاوٹ تکنیکی ہی ہوتی ہے؟ اسے پہلے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا کے ساتھ کام کر سکتا ہے. ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلے کو سمجھنا تکنیکی کام کے بعد آتا ہے؟ میرے خیال میں یہ ترتیب الٹ ہے. مواد میں تجزیے کا پہلا قدم مسئلے اور مطلوبہ نتائج کو سمجھنا بتایا گیا ہے. آپ کو پہلے یہ جاننا ہوگا کہ آپ تلاش کیا کر رہے ہیں، آپ کون سا کاروباری سوال حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک خالصتاً نرم مہارت کا کام ہے جس میں سٹیک ہولڈرز سے بات چیت، گہرائی میں سوالات پوچھنا اور تجسس شامل ہے. اگر آپ غلط سوال پوچھ رہے ہیں تو آپ کا تکنیکی کام کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، اس کا نتیجہ بیکار ہی ہوگا. میں سوال کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہی، لیکن عملی دنیا میں ایک جونیئر تجزیہ کار کو اکثر ایک واضح سوال دیا جاتا ہے. اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ڈیٹا نکال کر دکھائے. اس کی پہلی آزمائش یہی ہوتی ہے. آپ آٹومیشن اور جدید ٹولز کی بات کر سکتے ہیں، لیکن ان ٹولز کو چلانے اور ان سے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی گہری تکنیکی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے. ڈیٹا کی صفائی
اور اسے قابل استعمال بنانے کا عمل، جسے ڈیٹا رینگلنگ بھی کہا جاتا ہے، یہ انتہائی تکنیکی کام ہے اور تجزیے کا مطلب 80% وقت اسی میں صرف ہوتا ہے۔ اگر یہ بنیاد ہی کمزور ہو، اگر ڈیٹا ہی غلط ہو، تو اس پر بنائی گئی ہر کہانی گمراہ کن ہوگی۔ آپ نے ڈیٹا رینگلنگ کی بات کی اور یہ اہم ہے، لیکن آج کل ایسے ٹولز آ گئے ہیں جو اس کام کو بہت آسان بنا دیتے ہیں۔ اصل چیلنج اب ڈیٹا کو صاف کرنا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ کون سا ڈیٹا اہم ہے اور کون سا نہیں۔ یہ فیصلہ سیاق و سباق کی سمجھ کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، جو کہ ایک نرم مہارت ہے۔ اچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ کمپنیاں جب نوکری کے لیے امیدوار ڈھونڈتی ہیں تو وہ کیا دیکھتی ہیں؟ وہ ٹھوس تکنیکی مہارتیں دیکھتی ہیں۔ مواد میں ہڈوپ، ہائیو اور اسپارک جیسے بگ ڈیٹا ٹولز کا ذکر ہے۔ یہ کوئی معمولی ٹولز نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اسپارک کو ہی لے لیں۔ ہم یہاں اتنے بڑے ڈیٹا سیٹس کی بات کر رہے ہیں جو ایک مشین پر سما ہی نہیں سکتے۔ اسپارک جیسے ٹول کو استعمال کرنے کی صلاحیت صرف ایک مہارت نہیں، یہ وہ چیز ہے جو جدید دور کے بڑے ڈیٹا کا تجزیہ ممکن بناتی ہے۔ اس کے بغیر آپ آج کے سب سے دلچسپ مسائل پر کام کرنے سے قاصر ہیں۔ جاب کی تفصیلات اٹھا کر دیکھ لیں، وہ ہمیشہ مخصوص زبانوں اور ٹولز کا مطالبہ کرتی ہیں۔ لیکن اس دلیل میں ایک مسئلہ ہے۔ جاب کی تفصیلات اکثر ایک خواہش کی فہرست ہوتی ہیں، حقیقت نہیں۔ اسی مواد میں ایک آجر کا کہنا ہے کہ وہ سب سے پہلے واضح طور پر بات چیت کرنے کی صلاحیت والے امیدواروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک اور نے مسائل حل کرنے کی صلاحیت اور باکس سے باہر سوچنے پر زور دیا۔ قدر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب تجزیہ کاروباری فیصلوں کو متاثر کرے۔ ایک شاندار تکنیکی تجزیہ جو پیچیدہ الگورتھم پر مبنی ہو بالکل بیکار ہے اگر اسے مؤثر طریقے سے پیش نہ کیا جائے اور کوئی اسے سمجھ نہ پائے۔ جیسا کہ مواد میں کہا گیا ہے، کسی بھی تجزیے کا حتمی مقصد فیصلہ سازی پر اثر انداز ہونا ہے۔ یہ اثر تکنیکی قابلیت سے نہیں، قائل کرنے اور کہانی سنانے کی صلاحیت سے آتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، لیکن میں اسے مختلف انداز سے دیکھتی ہوں۔ تکنیکی مہارتیں سیکھنا ایک ٹھوس اور منظم عمل ہے۔ آپ SQL یا پائتھون کی کلاس لے سکتی ہیں، سرٹیفیکیشن حاصل کر سکتی ہیں، ان کی پیمائش کرنا آسان ہے۔ انٹرویو میں آپ ایک امیدوار کو کوڈنگ کا چیلنج دے سکتی ہیں، لیکن آپ کسی کی تجسس کی پیمائش کیسے کریں گی؟ آپ کسی کو باکس سے باہر سوچنا کیسے سکھائیں گی؟ تکنیکی قابلیت ایک ایسی ٹھوس بنیاد فراہم کرتی ہے جس کی جانچ کی جا سکتی ہے اور جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ابتدائی سطح پر اس پر اتنا زور دیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں مانتا کہ نرم مہارتیں سکھائی نہیں جا سکتی۔ انہیں پروان چڑھایا جا سکتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے۔ مواد میں ایک ماہر کہتا ہے، نئے سوالات کو ابھرنے دینا اور اپنے مفروضوں کو چیلنج کرنے کی صلاحیت ہی ایک بہترین تجزیہ کار بناتی ہے۔ یہ ایک ذہنیت ہے، نہ کہ صرف ایک ٹول کا استعمال۔ اچھا، اب کیریئر کی ترقی کے بارے میں سوچیں۔ 2 تجزیہ کاروں کا تصور کریں۔ ایک SQL کا جادوگر ہے، وہ پیچیدہ سے پیچیدہ کوئری لکھ سکتا ہے، لیکن وہ اپنے نتائج کو ایک سادہ ای میل میں بھی ٹھیک سے بیان نہیں کر سکتا۔ دوسرا تجزیہ کار ہے جس کی SQL کی مہارت بس کام چلانے لائق ہے، لیکن وہ ڈیٹا سے ایک ایسی کہانی بناتا ہے جو CEO کو حکمت عملی تبدیل کرنے پر قائل کر لیتی ہے۔ بتائیں، کمپنی کے لیے کس نے زیادہ قدر پیدا کی اور کس کی ترقی پانے کے امکانات زیادہ ہیں؟ آپ کا بنایا ہوا منظرنامہ بہت ایکسٹریم ہے۔ حقیقت میں وہ SQL جادوگر شاید ایک سینئر ٹیکنیکل کردار میں ترقی کرے گا، جہاں اس کی گہری مہارت کی قدر کی جائے گی۔ ہر کوئی مینیجر یا اسٹریٹجسٹ نہیں بننا چاہتا۔ اور یہ بھی مت بھولیں کہ ٹیکنیکی مہارتوں کی اپنی ایک عمر ہوتی ہے۔ جو ٹولز آج کل مشہور ہیں وہ 10 سال بعد شاید نہ ہوں۔ لیکن آپ نے میری ہی بات کہہ دی۔ ٹیکنیکل ٹولز آتے جاتے رہتے ہیں۔ آج اسپارک ہے، کل کچھ اور ہوگا۔ لیکن تنقیدی سوچ، مسائل حل کرنے کی صلاحیت اور مؤثر ابلاغ کی صلاحیت ہمیشہ قیمتی رہے گی، کیونکہ یہ بنیادی انسانی صلاحیتیں ہیں جو ٹیکنالوجی کے ارتکاز سے ماوراء ہیں۔ کیریئر کے شروع میں آپ کو شاید ایک مخصوص ٹول کی وجہ سے نوکری مل جائے، لیکن 10 سال بعد آپ کی قدر اس بات پر منحصر ہوگی کہ آپ کتنی اچھی طرح سے سوچ سکتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، نہ کہ اس بات پر کہ آپ کو کتنا پرانا ٹول یاد ہے۔ اچھا،
تو اس پوری گفتگو کے بعد بھی میرا بنیادی موقف یہی ہے کہ تکنیکی مہارتیں ناگزیر ہیں۔ یہ وہ داخلہ ٹکٹ ہیں جس کے بغیر آپ کھیل میں شامل ہی نہیں ہو سکتی۔ ایک جونیئر تجزیہ کار کے لیے اس کی پہلی ذمہ داری تکنیکی طور پر قابل اعتماد ہونا ہے۔ نرم مہارتیں یقیناً اس کے کام کو بہتر بنا سکتی ہیں، لیکن وہ ٹھوس تکنیکی قابلیت کے بغیر بے معنی ہے۔ عمارت کی سجاوٹ اہم ہو سکتی ہے، لیکن بنیاد کے بغیر عمارت نہیں ہوتی۔ اور اس گفتگو نے سچ کہوں تو میرے اس نظریے کو مزید پختہ کیا ہے کہ نرم مہارتیں ہی اصل فرق پیدا کرتی ہیں اور کیریئر کی سمت کا تعین کرتی ہے۔ تکنیکی کام ایک بنیادی شرط ہو سکتا ہے، لیکن اصل قدر، اثر اور ترقی کا انحصار ڈیٹا سے ایک مجبور کن کہانی بنانے اور کاروباری تبدیلی لانے کی صلاحیت پر ہوتا ہے۔ ٹولز کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، لیکن سیاق و سباق کو سمجھنا، صحیح سوالات پوچھنا اور بصیرت کو مؤثر طریقے سے بیان کرنا ہی ایک اچھے تجزیہ کار کو ایک بہترین تجزیہ کار سے ممتاز کرتا ہے۔ یہ بنیاد نہیں، یہ پوری عمارت ہے۔ قسم کی مہارتیں ضروری ہیں۔ شاید اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کون سی زیادہ اہم ہے، بلکہ یہ ہے کہ ایک تجزیہ کار اپنے کیریئر کے سفر میں ان مہارتوں کا صحیح توازن کیسے قائم کرتا ہے۔ شروع میں تکنیکی گہرائی پر توجہ دینا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ نرم مہارتوں کے ذریعے اپنے اثر کو بڑھانا شاید کامیابی کا بہترین راستہ ہے۔ بالکل، یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔ فراہم کردہ مواد اس پیچیدہ بامی انحصار کو مزید گہرائی سمجھنے کے لیے ایک بہترین نقطہ آغاز فراہم کرتا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ مہارتوں کا یہی امتزاج اس شعبے کو اتنا متحرک اور چیلنجنگ بناتا ہے۔